हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलमा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हमने प्रश्नवाली 1.2 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दूसरा क्वेश्चन तक बताया था। आज की इस क्लास में हम तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सलमा स्टडी पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन की तरह है। इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात करना ही था, साथ ही साथ ये इसे प्रूफ करना था, पर इसमें हमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो ये बहुत ही इजी है। चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। इसमें हमें सिर्फ दो ही संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, इसमें हमें दो से अधिक यानी 3 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम बनाते हैं। संख्या कौन कौन सा है? 12 है, 15 है और 21 है। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कितना का? 12 का। ये कितना से लगेगा? ये तो 2 का पहाड़ा से ही लग जाएगा 6 बार में। दूसरे के 12 होते हैं ना। अभी भी ये 2 से लगेगा, 3 आएगा। अभी किसी से नहीं लगेगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2 गुने 2 गुने 3। अब हम 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये तो 3 का पहाड़ा से ही 5 बार में। अब ये तो 5 एकम 5 आ जाएगा। अब इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। तो 15 का क्या आया अभाज्य गुणनखंड? 3 गुने 5। अब हम निकालेंगे 21 का। ये 3 से लगेगा 7 बार में। 3 7 21 होता है। अब ये 7 बार में ही एक बार आ जाएगा। तब 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? देखें, 3 गुने 7। क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालने का तरीका आपको पता है कि हम उसमें दूसरा क्वेश्चन में हम दोनों में देख रहे थे, पर यहाँ तो हमें 3 संख्या दिया था। हम तीनों में देखेंगे, तीनों में ऐसा क्या संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो चलिए एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए, तीनों में क्या ऐसा संख्या जो तीनों में क्या ऐसा संख्या एकदम कॉमन है। इसमें 2 गुने 2 गुने 3 है, इसमें 3 गुने 5 है, इसमें 3 गुने 7 है। तो हमें यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है जो तीनों में है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है ना तीनों में। तो एचसीएफ हमारा 3 ही हो जाएगा। एचसीएफ कितना निकला? 3। अब निकालना है एलसीएम। देखिए, जो कॉमन है तीनों, उसके बदला तो एक लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उस भी लिखेंगे। इसमें कॉमन क्या नहीं मिला हमको? 2 गुने 2, ये भी लिख लेंगे। इसमें क्या 5 बच गया, इसमें सिर्फ 7 बच गया। देखिए, तीनों 3 के बदले हम 1 और 3 लिखें, और जो नहीं भी मिल रहा था उसको भी लिखें। आप सबको गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। सबको गुना करने पर आएगा 420। आप गुना करके भी देख सकते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बन गया है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में 17, 23 और 29। चलिए तीसरा का दूसरा, 17, 23 और 29। पहले हम 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 17 कोई पहाड़े में आता है? 17 तो किसी पहाड़े में नहीं आता, ये एक अभाज्य संख्या है। फिर भी ये 17 का पहाड़ा में एक बार में तो आ ही जाता है। हाँ, 17 एकम 17, 17 आ जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया? बस 17 गुने 1 आया। उसी प्रकार अब हम 23 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तेईस किसी पहाड़ा में आता है? ये भी अभाज्य संख्या, ये किसी पहाड़ में नहीं आता है। 23 एकम 23 ही बस आता है। तो ये 23 बार में ही लग जाएगा एक बार की। तो 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया हमें? बस 23 गुने 1 आया है। अब दूसरा है 29। 29 भी वही अभाज्य संख्या है। 29 एकम 29 ही लगेगा। तो 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? बस 29 गुने 1। हमें यहाँ निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या बोले थे? हम तीनों में देखेंगे कि तीनों में क्या ऐसा कॉमन है। तो यहाँ है 17 गुने 1, यहाँ है 23 गुने 1 और यहाँ है 29 गुने 1। तो कॉमन क्या है? कॉमन हमें बस 1 दिख रहा है। देखिए, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। तो मतलब इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का हम तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड का गुना कर देंगे। इसका आया था 17 गुने 1, तो बस हम 17 लिखेंगे।
क्योंकि 1 लिखने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 1 को किसी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। 23 गुने 1 है तो हम 23 लेंगे, यहाँ 29 गुने 1 है 29। अब हम तीनों संख्या का गुना करेंगे, तीनों को जब गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तीनों को गुना करने पे हमें आता है 11 3 3 9। तीसरा क्वेश्चन में 3 का क्वेश्चन था, जिसमें से हम लोग ने पहला क्वेश्चन बना लिया, दूसरा क्वेश्चन ही बना लिया। तो अब बता तीसरा क्वेश्चन, ये आप खुद से बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है। चलिए आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? HCF जिसका 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ इस कौन कौन संख्या का मतलब एचसीएफ दिया है 9, तो किस किस संख्या का एचसीएफ 9 है? तो देखिए यहाँ ब्रैकेट में खुद यहाँ दे दिया है 306 और 657, मतलब ये दोनों संख्या का एचसीएफ 9 आया है। बस यहाँ बोला नहीं है, बस ब्रैकेट में दे दिया है समझने के लिए। तो हम यहीं पे लिखेंगे क्या क्या दिया है। यहाँ पे हमें दिया है पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 और एचसीएफ 9 है। तो जो जो दिया है हम वहाँ पहले लिख ले रहे हैं क्या दिया है। ये कितना क्वेश्चन है? चौथा। दिया है पहली संख्या, पहली संख्या क्या है? 306। दूसरी संख्या 657 और एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम हमको निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला क्या बताए थे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो चलिए प्रश्न से फॉर्मूला क्या बताए थे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। देखिए पहली संख्या तो यहाँ 306 दे रखा है, ठीक है। दूसरी संख्या 657 है। एचसीएफ भी 9 दिया है, पर हमें यहाँ एलसीएम नहीं दिया है, निकालना है। देखिए क्या निकालना है? एलसीएम। तो इधर 9 संख्या, इस 9 को हम इधर भेज देंगे, इस बराबर के चिन्ह के इधर आ जाएगा। एलसीएम निकालना है तो बस हम एलसीएम को इधर ही रहने देंगे। जब ये संख्या इधर क्या इसके साथ एलसीएम के साथ क्या है? गुना में है। जब इक्वेशन के इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। जैसे इधर संख्या उसको हम डिट्टो वैसे ही लिख ले रहे हैं, क्योंकि संख्या तो उधर से आ रहा है, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है। 9 इधर से इधर आया तो ये आ जाएगा भाग में, क्योंकि उधर गुना में था। इधर क्या बच गया? इधर में बस एलसीएम बच गया, क्योंकि हमें एलसीएम ही निकालना है। अब हम काटेंगे। कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 9 भी आता है और 657 भी आता है? तो वह 3 का पहाड़ा ऐसा है। 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में आता है, 3 बार में कट गया। और 657 कितने बार में आता है? ये तो कट जाएगा, 3 दूनी 6 2 बार में, 3 एकम 3, फिर बचेगा 2 तो 3 नामा 27, मतलब 219 बार में आता है। आप इसको भाग देकर भी देख सकते हैं। अब देखते हैं 3 क्या 219 को काट रहा है? 3 सते 21 और 3 तेना, ये तो कट जाएगा। मतलब क्या बताया? 73। इधर में एक संख्या क्या क्या बच गया? 306 गुने 73, इधर बच गया है एलसीएम। इस दोनों संख्या को गुना करेंगे तो क्या आएगा? इस दोनों संख्या को गुना करने पे हमें आएगा 22,338। 22,338 आप गुना करके देख लीजिए। इधर है एलसीएम। जो ये संख्या आया है यही तो एलसीएम है, क्योंकि ये बराबर करके एलसीएम में है, तो मतलब एलसीएम हमारा इतना आया है, तो हम इसको बस सीधा करके लिख लेते हैं। इसलिए एलसीएम मतलब लसा कितना है? 22,338। ये आ गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने का मतलब इसका इकाई अंक 0 होगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे यहाँ x मान लीजिए कोई भी संख्या है, x कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक है, और इसका पावर n है। n की जगह भी कोई भी संख्या हो सकता है, और हमें क्या बोल रहा है कि वो जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब उसका अंक समाप्त कब होगा? अपना इकाई अंक पे ही ना, तो मतलब इसका इकाई अंक 0 कब आएगा, ये हमको जांच करना है। जब यहाँ पे एक x कोई भी संख्या है
और यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब इस संख्या का होल स्क्वायर भी होगा, होल क्यूब भी होगा। पर इसके लिए आप एक शर्त जान लीजिए, जैसे यहाँ कोई संख्या इसकी जगह मान लीजिए 30 है, x की जगह संख्या 30 है, और यहाँ n की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो हमें ये जांच करना है क्या इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं। इसके लिए हम पहले 30 का अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएगा, 2 गुने 5 गुने 3, यह n की जगह फिर बोल दी l की जगह कुछ भी संख्या हो सकता है। 5 गुने 10, 10 को 3 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा, यही संख्या आ जाएगा, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड ये आया है। अब ये देखेंगे कि इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं। उसी मान देखिए इसका संख्या ये आया है, अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुने 5 गुने 3, यहाँ n की जगह 2 रहा, ठीक है। 30 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। इसलिए यही हम कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं कि यदि हम कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 आ जाए, उसके अलावा कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं है, खाली 2 और 5 आना चाहिए। यदि 2 और 5 आ जाए तो उस संख्या का इकाई अंक 0 पर अवश्य समाप्त होगा, चाहे तो वह होल स्क्वायर हो या तो होल क्यूब है। उसी प्रकार देखिए यहाँ 30 का अभाज्य गुणनखंड आया था 2 गुने 5 गुने 3, तो इसका होल स्क्वायर 0 पर समाप्त हुआ ना। यदि हम इसका होल क्यूब भी करें तो भी ये 0 पर समाप्त होगा, बस हमें 2 और 5 आना चाहिए। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, जांच कीजिए प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन क्या है, 6 का पावर n। हमें ये जांच करने के लिए पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 3 n का पावर, n की जगह कोई प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, तो क्या इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा, नहीं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट भी बताए थे कि किसी भी यदि संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है तभी उसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं। तीसरा लिखेंगे, चूंकि आप करके भी देख सकते हैं, n की जगह हम कोई भी प्राकृतिक संख्या जैसे 2 रख दिए, तो 6 का स्क्वायर 36, अब यहाँ हम n की जगह 3 रख लिए तो आएगा इसका 216। तो क्या यह इसका इकाई अंक 0 आ रहा है, नहीं, ये हर जगह 6 आया, यहाँ भी 6 आया। इसे लिखेंगे, चूंकि 6n के अभाज्य गुणनखंड 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 तो है, देखिए यहाँ 2 है पर 5 नहीं है, 2 और 3 है परंतु 5 नहीं है। इसलिए 6 का पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो वैसे अब हम 5 क्वेश्चन ही बन गया, अब हम 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन में क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस का 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले भी हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। हम इंट्रोडक्शन वाले क्लास में ही आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे। देखिए, भाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें किसी भी संख्या से भाग लग जाए, और अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और देखिए, अभाज्य गुणनखंड का हमेशा मतलब भाज्य संख्या का हमेशा अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक ही होता है। जैसे 4 एक भाज्य संख्या है ना, तो 4 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुने 1। क्या इसको गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है कि नहीं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार हम लेते हैं 11 एक अभाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बस 11 गुने 1 ही होगा, इसमें बस 2 ही इसका फैक्टर है। तो ये अभाज्य संख्या का हमेशा अभाज्य गुणनखंड 2 ही होता है। यदि 2 से अधिक हो गया तो वह अभाज्य संख्या नहीं बल्कि अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। प्लस में 13, इसको क्या करना है, हिसाब से आप बोल रहा है कि इसको तीनों को गुना करना है,
इस तीनों को गुना करेंगे तो हमारा आएगा 1001 और प्लस में 13 इधर है, मतलब 1001 में हमको 13 जोड़ना है। तो 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 1 4, 1014 हो जाएगा। अब हमको जांच करना है कि ये भाज्य है कि अभाज्य। इसको जांच करने के लिए पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे कि इसका फैक्टर कितना है। तो 10 और 14 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इधर निकालते हैं साइड में, ये 2 से ही लग जाएगा। अब ये 2 से नहीं 3 से लगेगा। अब ये तो ना तो 2 से लगेगा ना 3 से, अब डायरेक्टली 13 से लगेगा। 13 बार में देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 10 और 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13। अभी जस्ट हम बताए कि यदि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक हो गया तो मतलब वो भाज्य संख्या है। यही पे लिखेंगे क्योंकि इस संख्या का 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसी क्वेश्चन में 2 था, एक और करके दिया हुआ है, ये भी उसी प्रकार हमको इसको भी प्रूफ करना है। क्या क्या है इसमें, पुनः लिखेंगे, पुनः, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, 7 गुने 6, तो इसे भी हमें ये प्रूफ करना है कि ये संख्या भाज्य है, तो क्यों है। तो क्वेश्चन देखिए, इधर से 6 गुने 7, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमको संख्या का गुना करना है, और ये अलग से प्लस में 5 है, तो इस पूरा संख्या को हम गुना करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम पूरा संख्या को गुना करेंगे तो क्या आएगा, इस पूरे संख्या को हम गुना करेंगे तो आएगा 50 40, और एक्स्ट्रा में प्लस में 5 था। जब इसमें हम ये जोड़ेंगे, जब हम 5040 में 5 को ऐड करेंगे तो 5045 हो जाएगा, यह आ गया संख्या। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये भाज्य है या अभाज्य। इसको करने के लिए हम इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा ये भाज्य है या अभाज्य। तो चलिए इसका हम साइड में अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पाँच से लगेगा, पाँच से ये इतना बार में लगेगा। अब ये संख्या कितने का पहाड़ में आता है, 3 का पहाड़ में, 9 1 10 नहीं, 3 का पहाड़ में भी नहीं होगा, ये 7 का पहाड़ में भी नहीं आएगा, मतलब ये किसी के पहाड़ में भी नहीं आएगा, ये एक अभाज्य संख्या है, तो ये सिर्फ खुद के पहाड़ में आएगा। 1009, एक कम 1009, ये बस एक का ही पहाड़, खुद का पहाड़ा में ही आएगा एक बार में। तो मतलब इस संख्या का फैक्टर कितना आया, इस संख्या का फैक्टर आया 5 गुने 1009 गुने में 1। तो देखिए इस संख्या का कुल कितना फैक्टर है, कुल 3 फैक्टर है, और हमने आपको पहले ही बताया है कि भाज्य संख्या का 2 से अधिक फैक्टर होता है। यदि इसका 2 से कम या 2 है तो वह एक अभाज्य संख्या है। तो ये कैसी संख्या होगी, यह भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके 3 फैक्टर निकल कर आए हैं। तो इसलिए लिखेंगे क्योंकि इस संख्या का 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। तो ये 6 क्वेश्चन भी बन चुका है। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन, यानी इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हम सबसे अपना पहला
क्लास इंट्रोडक्शन वाले क्लास में पहले ही बता दिए थे कि जब भी वृत्ताकार पथ की बात हो तो उसमें हमेशा हम एलसीएम ही निकालते हैं। इसमें भी देखिए, इसमें भी वृत्ताकार पथ का ही बात हो रहा है तो हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। लिखेंगे, चूंकि ये क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्योंकि सोनिया द्वारा चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना लग रहा है, 18 मिनट। लगा समय 18 मिनट। तो इस 18 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। ये तो 2 से ही लग जाएगा 9 बार में, ये 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा। 3 3 9, अब ये खुद 1 बार से लगेगा। तो 18 का क्या आया, 2 गुने 3 गुने 3। 1 को लिख भी सकते हैं या नहीं भी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसमें एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो इसका हम एलसीएम मतलब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे तो फिर इसका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। फिर लिखेंगे, तथा रवि द्वारा चक्कर पूरा करने में लगा समय, इसको कितना लग रहा है, इसको 12 मिनट, इसको 12 मिनट लग रहा है। इस 12 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से ही लग जाएगा 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, अब ये खुद 3 से 1 बार में लगेगा। मतलब 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 2 गुने 3। 1 को लिख भी सकते हैं या नहीं भी। तो हम इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या बोले थे, जो दोनों में कॉमन है उसके बदला तो एक संख्या लिखेंगे और जो कॉमन नहीं भी है उसको भी लिखेंगे। तो पहले हम एलसीएम यानी लसा, पहले हम कॉमन देखते हैं। इसमें कॉमन 3 है, इसमें भी कॉमन 3 है। इन दोनों 3 के बदले बस हम 1 3 लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। इसमें कॉमन क्या नहीं, 2 गुने 3, ये भी लिखेंगे। इसमें है 2 गुने 2। इस सब को गुना करेंगे तो कितना आएगा 36। अब लिखेंगे, अतः वे 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये 7 क्वेश्चन ही बन गया। अब इस एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ। अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।